आज मैं आपको एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी सुनाऊंगी जिसे दाऊद की किलिंग मशीन भी कहा जाता था। मशहूर गैंगस्टर छोटा राजन के साथ मिलकर इसने कई वारदातों को अंजाम दिया। इसके बारे में कहते हैं कि ये कड़ी से कड़ी सिक्योरिटी में जाकर अपने दुश्मनों को मार डालता था। ये गैंगस्टर 1980 के दशक में मुंबई की सड़कों पर AK-47 लेकर चलता था। ये एक ऐसा हैवान था जिसे लोगों को मारने में मजा आता था और वो अपने शिकार के मरने तक वहीं खड़ा होकर उसका मजा लेता था। जितना प्यार उसे खून खराबे से था, उससे भी ज्यादा थी उसकी हवस। अपनी हवस को मिटाने के लिए उसने अपने दोस्त की बीवी को भी नहीं छोड़ा। ये ऐसा हवस का पुजारी था कि लड़की के लिए इसने अपना धर्म तक बदल डाला। जितनी हैवानियत उसने अपनी जिंदगी में करी, उससे भी ज्यादा भयानक था उसका अंत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं जिस गैंगस्टर की कहानी आपको सुनाने जा रही हूं, उसका नाम है सुनील सावंत उर्फ सौत्या। बचपन से ही सुनील लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहता था। उसने बचपन से ही क्राइम करना शुरू कर दिया था और उसने स्कूल में अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपना एक गैंग बना लिया था। सुनील और उसका गैंग गिरगांव में हफ्ता वसूली करते थे और पैसे न देने पर दुकानदारों से मारपीट करते थे। ये लोग थे तो सिर्फ 15-16 साल के उम्र के लड़के, पर उनकी ऐसी हरकतें देखकर गिरगांव के लोग इनसे डरते थे। ये ऐसा दौर था जब शिवसेना मुंबई में अपने पंख फैला रही थी। गिरगांव में एक शिवसेना का वर्कर था जिसका नाम था भाऊ मराठे। सुनील सावंत की तरह वो भी गिरगांव के इलाके में गुंडागर्दी करता था। क्योंकि उसका बड़ा भाई शिवसेना का बड़ा नेता था, इसलिए उसे तो पुलिस का भी डर नहीं था। जाहिर है, जब ये दोनों गुंडे एक जगह पर गुंडागर्दी करते थे तो इनका आपस में भी झगड़ा होता रहता था। जब भी ऐसा होता था तब हमेशा सुनील उर्फ सौत्या को भाऊ मराठे के सामने झुकना पड़ता था। सौत्या भाऊ मराठे से तंग आ चुका था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि पुलिस भाऊ मराठे के साथ थी। एक दिन ऐसे ही किसी छोटे से मामले को लेकर सुनील और भाऊ मराठे के बीच फिर से झगड़ा हो गया, लेकिन उस दिन कहानी बदल गई। सुनील अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने अपनी कमर पर लगा हुआ चाकू भाऊ मराठे के पेट में घोंप दिया। भाऊ मराठे की वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद तो सुनील सावंत की गिरगांव में एक दहशत बन गई। अब कोई उससे पंगा नहीं लेता था। मुंबई में भायखला नाम की एक जगह है। वहां रमा नाइक नाम के गुंडे का राज चलता था। कई युवा मराठी लड़के रमा नाइक को अपना रोल मॉडल मानते थे। सौत्या भी रमा नाइक का फैन था। वैसे तो सौत्या का अपना खुद का गैंग था, लेकिन वो बहुत छोटा था। उसे पता था कि अगर अंडरवर्ल्ड में सरवाइव करना है तो उसे किसी बड़े गैंग के साथ जुड़ना होगा। ये सोचकर सौत्या और उसके गैंग के मेंबर्स ने रमा नाइक की गैंग को ज्वाइन कर लिया। उन दिनों दाऊद दुबई के चक्कर लगा रहा था और वो वहां से अपना राज चलाने का प्लान कर रहा था। दाऊद को कोई ऐसा आदमी चाहिए था जो हिंदुस्तान में रहकर उसका काम कर सके, जो निडर हो और उसके एक इशारे पर किसी को भी मार दे। जब सौत्या ने भाऊ मराठे का खून किया, तब पहली बार दाऊद की नजर सौत्या पर पड़ी। उधर गिरगांव के इलाके में जितने भी इलीगल काम करने वाले लोग थे, उन सभी से सौत्या अब हफ्ता वसूली करता था। लेकिन सत्यवान परब नाम के एक स्मगलर ने सौत्या को हफ्ता देने से मना कर दिया। नतीजे में सौत्या ने उसे भी दिन दहाड़े मार दिया। इस मर्डर के बाद दाऊद को कंफर्म हो गया कि सौत्या ही वो आदमी है जिसकी उसे तलाश है। दाऊद ने सौत्या को डी कंपनी ज्वाइन करने का इनविटेशन भेजा, लेकिन सौत्या को दाऊद पर भरोसा नहीं था। उसके महाराष्ट्रियन रूट के कारण वो रमा नाइक के साथ ही जुड़े रहना चाहता था। इसके अलावा वो अपने आप को एक कट्टर हिंदू मानता था और उसे किसी भी मुस्लिम डॉन के साथ काम करना मंजूर नहीं था। एक दिन मुंबई पुलिस ने सौत्या को अरेस्ट कर लिया। सौत्या को भरोसा था कि रमा नाइक उसे छुड़ा लेगा, लेकिन उसे छुड़ाने कोई नहीं आया। ये बात जब दाऊद को पता चली तो उसने डी कंपनी के शरद शेट्टी को सौत्या को छुड़ाने के लिए भेजा और 1 घंटे के अंदर सौत्या की बेल करवाकर उसे छुड़वा लिया। जेल में से बाहर आने के बाद शरद शेट्टी ने जब सौत्या को बताया कि उसकी बेल दाऊद ने करवाई थी, तो इसके बाद सौत्या ने दाऊद के साथ काम करने का फैसला कर लिया। डी कंपनी के अंदर सौत्या की उम्र का और एक बंदा था जिसका नाम था अनिल परब।
वो भी सौत्या की तरह कोंकण से था। दाऊद ने दोनों को उनका पहला मिशन दिया। उन दिनों दाऊद की डी कंपनी का पठान गैंग से बार बार टकराव होता था। पठान और दाऊद वैसे तो दोनों ही मुस्लिम थे, लेकिन पठान गैंग में ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन मुस्लिम भरे हुए थे। दाऊद खुद कोंकण से था, इस वजह से उसे महाराष्ट्रियन लोगों के साथ काम करना ज़्यादा पसंद था। पठान गैंग मुंबई में तो थी ही, लेकिन उनका गुजरात में भी बहुत ज़्यादा रसूख था। उन दिनों भारत में गुजरात के रास्ते ड्रग्स लाए जाते थे और मुंबई में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। दाऊद के और पठान गैंग के इंटरेस्ट अक्सर एक दूसरे से क्रॉस हो रहे थे और दाऊद को यह बर्दाश्त नहीं था। दाऊद ने सौत्या और परब को उनका पहला मिशन दिया। छेनू और पप्पू की हत्या। ये दोनों पठान गैंग के लड़के थे जो डी कंपनी से कुछ ज़्यादा ही उलझ रहे थे। इन दोनों के करीम लाला से बड़े अच्छे रिलेशन थे। करीम लाला का हाथ सर पर होने की वजह से ये दोनों किसी से भी भिड़ जाते थे। दाऊद ने सौत्या और परब को साफ शब्दों में कहा था कि इन दोनों को सिर्फ मारना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इन्हें पठान गैंग के एरिया नागपाड़ा में जाकर मारना है। दाऊद पठान गैंग को क्लियर मैसेज देना चाहता था कि अब मुंबई में सिर्फ डी कंपनी ही बॉस है। सौत्या और परब उन दिनों बहुत फेमस नहीं थे, उन्हें बहुत कम लोग पहचानते थे और उन्होंने इसी बात का फ़ायदा उठाया। उन्होंने छेनू और पप्पू पर नज़र रखना शुरू कर दिया। एक दिन छेनू और पप्पू नागपाड़ा के एक बार से बाहर आए तो सौत्या और परब बाइक पर सवार थे। पलक झपकते ही सौत्या ने छेनू और पप्पू पर गोलियां बरसाईं और कुछ सेकंड में ही वो दोनों बाइक लेकर वहां से भाग गए। ये सौत्या का डी कंपनी में सबसे पहला ऑपरेशन था जिसे उसने सफलतापूर्वक करके गैंग में अपना नाम कमाया। इसी बीच एक बड़ी घटना हो गई। रमा नाइक और शरद शेट्टी के बीच एक लैंड प्लॉट को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े का सोल्यूशन निकालने के लिए दोनों दाऊद के पास दुबई गए। दाऊद ने शरद शेट्टी को फेवर किया और इससे रमा नाइक खफा हो गया। उस एक घटना की वजह से मुंबई अंडरवर्ल्ड में बहुत बड़ी दरार पड़ गई। रमा नाइक दाऊद से अलग हो गया और वो दाऊद का दुश्मन बन गया। जब गैंग दो हिस्सों में बंट रही थी तब सौत्या ने दाऊद के साथ जाने का फैसला ले लिया। गैंग के बंटते ही दोनों गुटों ने एक दूसरे पर हमले करना शुरू कर दिया था। दाऊद ने रमा नाइक को एक पुलिस एनकाउंटर में मरवा दिया। बाकी डॉन्स को ख़त्म करने की जिम्मेदारी उसने छोटा राजन को दे दी थी। सौत्या को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई कि वो छोटा राजन का हुक्म माने और उसके हिसाब से काम करे। मुंबई में डी कंपनी और अरुण गावली गैंग्स के बीच एक वॉर छिड़ चुकी थी। इस वार में सौत्या का नाम बड़ा होता चला गया। कहते हैं कि सौत्या एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में गोलियां बरसाता था। वो हमेशा AK-47 से लैस रहता था। सौत्या का कद डी कंपनी में बहुत बढ़ गया था और ये बात छोटा राजन को पसंद नहीं आ रही थी। राजन चाहता था कि मुंबई और गैंग में सिर्फ और सिर्फ उसका हुक्म माना जाए। अब कई बार सौत्या की डायरेक्ट दाऊद से भी बात होती रहती थी, जिसकी वजह से छोटा राजन नाराज था। सौत्या को रिप्लेस करने के लिए छोटा राजन ने मुंबई के तिलक नगर से कई लड़कों को रिक्रूट किया, लेकिन कोई भी सौत्या के टक्कर का नहीं था। सौत्या भी इस बार छोटा राजन के ऊपर जाना चाहता था, लेकिन इस काम में उसे अभी कुछ वक्त और लगना था। सौत्या अब पूरी मुंबई में यमराज के नाम से फेमस होने लगा। मुंबई के बिल्डर्स उसके नाम से कांपने लगे थे। इसी दौरान सौत्या को एक और पार्टनर मिल गया जिसका नाम था सुभाष सिंह ठाकुर। दोनों मिलकर मुंबई की सड़कों पर मौत का नाच नचा रहे थे। सौत्या को अब लोगों को मारने में मजा आने लगा था। कोई ऐसा दिन नहीं बीतता था जिस दिन उसने किसी को मारा ना हो। खून खराबा करने के अलावा सौत्या की दो बड़ी कमजोरियां और थीं। एक थी दारू और दूसरी थी लड़की। उसका एक जिगरी दोस्त था जिसका नाम था पप्पी। पप्पी की बीवी का नाम था नीता प्रजापति। नीता बला की खूबसूरत थी। सौत्या की नज़र नीता पर पड़ी और वो उसे पाने को बेचैन हो उठा। पप्पी को मर्डर के इल्ज़ाम में जेल हुई थी और उसे किसी भी हालत में बेल नहीं मिल पा रही थी। वो जब जेल में था तब सौत्या उसके घर कई बार जाया करता था उसकी पत्नी नीता से मिलने। धीरे धीरे वो नीता के पीछे एकदम पागल हो चुका था और उसने नीता को हासिल करने का एक खतरनाक प्लान बनाया। सौत्या ने शहर के टॉप के वकीलों को हायर करके इस केस के ऊपर लगाया और पप्पी की बेल करवा दी। बेल मिलने की वजह से सौत्या की रिस्पेक्ट पप्पी और नीता
दोनों के मन में कई गुना बढ़ गई। पप्पी अब जेल से बाहर आ चुका था। एक दिन सौतिया के आदमी पप्पी को दारू पिलाने बार में ले गए। उन्होंने उसे बहुत ज्यादा दारू पिला दी और वापस घर जाते समय सौतिया के आदमियों ने पप्पी को जान से मार दिया और इसका इल्जाम सौतिया ने अरुण गवली गैंग पर डाल दिया। अब रोज सौतिया नीता से मिलने लगा। नीता को जो भी सपोर्ट चाहिए था वो सब कुछ सौतिया उसे देने लगा। नीता भी अब सौतिया की तरफ आकर्षित हो चुकी थी। धीरे धीरे दोनों के बीच संबंध इतने बढ़ गए कि दोनों ने शादी कर ली। सौतिया और ठाकुर की जोड़ी ने दाऊद के लिए वो कर दिखाया था जो अब तक किसी और गैंगस्टर ने नहीं किया था। सौतिया का कद डी कंपनी में इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मुंबई के डी कंपनी के लोग अब सौतिया से डायरेक्ट ऑर्डर लेते थे। इस बात से छोटा राजन सौतिया से काफी नाराज हो गया। छोटा राजन उस वक्त डी गैंग में बहुत खास जगह रखता था। इस बीच एक ऐसी घटना हो गई जिससे ये दुश्मनी और भी बढ़ गई। मुंबई में शिवसेना का एक थापा नाम का नेता था। वो मटके का धंधा चलाता था। छोटा राजन ने जब थापा से मटके के धंधे में हिस्सा मांगा तो उसने देने से मना कर दिया। इस बात पर राजन के लोगों ने थापा को जान से मार दिया। थापा सौतिया का अच्छा दोस्त था। इस घटना के बाद से छोटा राजन और सौतिया के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। थापा की हत्या से दाऊद भी खुश नहीं था और उसने छोटा राजन को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। अब मुंबई में सारे ऑर्डर्स सौतिया ही देता था। छोटा राजन के जिन 3 आदमियों ने थापा को मारा था, इन तीनों को सौतिया और सुभाष सिंह ठाकुर ने मार गिराया। इसी दौरान सौतिया दाऊद के बड़े करीबी दोस्त हनीफ से मिलने गया। सौतिया हनीफ के घर पर बैठा था और वो दोनों साथ में खाना खा रहे थे। उसी वक्त खाना परोसने के लिए हनीफ की बहन रजिया बाहर आई। रजिया की खूबसूरती को देखकर सौतिया एकदम चौंक गया। उसके अंदर की हवस फिर से जाग उठी थी। कुछ ही दिनों बाद उसने हनीफ से कहा कि वो रजिया से शादी करना चाहता है। इस पर हनीफ ने सौतिया से साफ शब्दों में कह दिया कि अगर उसे रजिया से शादी करनी है तो उसे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। सौतिया को अपने हिंदू होने पर बड़ा गुरूर था, लेकिन उसके गुरूर के ऊपर उसकी हवस भारी पड़ गई। रजिया से शादी करने के लिए सौतिया अब मुसलमान बनने पर राजी हो गया था और वो सुनील सावंत से सुलेमान बन गया। सौतिया की दूसरी शादी से उसकी पहली बीवी नीता बहुत गुस्सा हो गई। उसने सोचा कि सौतिया ने उसे इस्तेमाल करके फेंक दिया है। वो गुस्से से पागल हो गई थी। उसे सौतिया से हर हाल में बदला लेना था। इसीलिए उसने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को कांटेक्ट किया और सौतिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे डाली। मुंबई पुलिस सौतिया को चारों ओर ढूंढने लगी। इस बार सौतिया के पास दूसरा कोई चारा नहीं था और उसे देश छोड़ना पड़ा। सौतिया दुबई भाग गया। दुबई के अंदर उसकी मुलाकात दाऊद के एक और ख़ास आदमी छोटा शकील से हुई। इन दोनों को ही छोटा राजन से प्रॉब्लम थी और अब तो दाऊद ने भी छोटा राजन को साइडलाइन करना शुरू कर दिया था। सौतिया और छोटा शकील दोनों ने मिलकर छोटा राजन को मारने का प्लान बनाया, लेकिन ये बात छोटा राजन के कानों तक पहुंच गई। राजन को तो ये भी शक था कि उसको मारने के प्लान में खुद दाऊद भी शामिल है। छोटा राजन मौका मिलते ही दुबई से भाग गया। अब उसकी लाइफ का एक ही मकसद था, दाऊद की बर्बादी। सौतिया दाऊद के डी कंपनी की रीढ़ की हड्डी था। इसीलिए छोटा राजन ने पहले सौतिया को मारने का प्लान बनाया। छोटा राजन ने अपने 3 आदमियों को दुबई सौतिया को मारने भेज दिया, श्याम सुंदर, बाबू और गुरु। इन तीनों का सिर्फ एक ही काम था, सौतिया को मारना। 1995 के अगस्त महीने में ये तीनों दुबई पहुंच चुके थे और अब इन्होंने सौतिया के रूट और रूटीन को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। दुबई शिफ्ट होने के बाद से ही सौतिया को दुबई बहुत पसंद आने लगा था। मुंबई के गिरगांव की गलियां जहां उसकी शुरुआत हुई थी, उसके सामने दुबई के आलीशान रोड उसके लिए स्वर्ग के समान थे। दारू और लड़कियां दोनों दुबई के अंदर आसानी से मिल जाती थी। सौतिया ने तय कर लिया कि अब वो परमानेंटली दुबई के अंदर बस जाएगा। सौतिया के डी कंपनी के दोस्त शरद शेट्टी और अनिल परब पहले से ही दुबई में आकर बस चुके थे। शरद शेट्टी ने रीगल और रीजेंट पैलेस नाम के 2 आलीशान होटल खरीद लिए थे। वो रामी ग्रुप ऑफ होटल्स का भी हेड था और अब वो धीरे धीरे होटल इंडस्ट्री के अंदर अपने पैर जमा रहा था। अनिल परब ने दुबई के एक शेख के साथ मिलकर कई डिपार्टमेंटल स्टोर्स चालू किए थे। अब वो भी बड़ा रईस बन चुका था। सौतिया को भी अब अपना बिजनेस शुरू करना था।
उसने तय किया कि वो दुबई के अंदर महंगे लग्जीरियस आइटम्स के शोरूम खोलेगा। शोरूम की जगह देखने के लिए वो खुद रियल एस्टेट एजेंट के साथ घूमने लगा। उसका एक भरोसेमंद नेपाली आदमी था जिसका नाम था शंकर। शंकर हमेशा सौत्या के साथ रहता था और वही उसका ड्राइवर भी था। सौत्या को दुबई में कोई खतरा महसूस नहीं होता था। मुंबई में घूमते वक्त तो वो हमेशा अपने साथ 3 से 4 बॉडीगार्ड साथ में रखता था, प्लस उसके पास उसकी खुद की 2 गन्स उसके कमर के अंदर लटकाई हुई होती थीं। दुबई में खतरा न महसूस होने के कारण सौत्या दुबई के अंदर बिना सिक्योरिटी ही घूमने लगा था। उसकी इसी लापरवाही का फायदा राजन के आदमियों ने उठाया। एक दिन सौत्या शोरूम के लिए जगह देखने निकला। दुबई के डेरा शॉपिंग एरिया के अंदर उसने कुछ प्रॉपर्टी देख ली थी। राजन के 3 आदमी उसका एक कार से पीछा कर रहे थे। जब इंसान रिलैक्स हो जाता है तब उसे सामने से आने वाली मौत भी दिखाई नहीं देती। सौत्या को भी छोटा राजन के आदमियों की कोई भनक नहीं थी। प्रॉपर्टी देखने के बाद दोपहर को करीब 3:30-4 बजे सौत्या लंच करने के लिए होटल तूफान के सामने रुक गया। सौत्या होटल की तरफ बढ़ रहा था। शंकर अपनी गाड़ी पार्क करके सौत्या के पीछे पीछे चल रहा था। उधर राजन के आदमियों ने भी अपनी कार पार्क कर दी और कार से उतरकर वो होटल की तरफ बढ़ने लगे। होटल के अंदर जाने के बाद सौत्या ने जब बाहर की तरफ देखा तब उसे श्याम सुंदर बाबू और पंड्या दिखाई दिए। तीनों के हाथ में ऑटोमेटिक हथियार थे। जैसे ही सौत्या ने उन्हें देखा वो समझ गया कि ये तीनों उसे मारने के लिए आ रहे हैं। सौत्या को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसके पास न तो कोई बॉडीगार्ड थे न कोई गन थी। पंड्या ने सौत्या के ऊपर होटल के बाहर से ही फायर कर दिया। गोली सौत्या के हाथ पर जा लगी थी। हाथ में से खून बह रहा था और वो दर्द से चिल्ला रहा था। गोली की आवाज़ सुनकर अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग होटल से बाहर भाग रहे थे। होटल के मैनेजर ने दुबई पुलिस को इस शूटआउट के बारे में खबर कर दी थी। यहाँ ये 3 लोग होटल के करीब आ गए थे। गोलियों की फायरिंग रुकी नहीं थी। अगर होटल में ही रुकता तो सौत्या का मरना पक्का था। उसे किसी भी हालत में होटल के बाहर निकलना था। उसने अपने दोस्त शंकर को आगे कर दिया। शंकर गोलियों से छलनी हो चुका था। शंकर को ढाल की तरह इस्तेमाल करके किसी तरह सौत्या उस होटल से बाहर निकल गया और रोड के ऊपर भागने लगा। ये देखकर श्याम सुंदर और बाबू तुरंत अपनी कार में जा बैठे और कार से सौत्या का पीछा करने लगे। पंड्या भी सौत्या का भागते हुए पीछा कर रहा था। पंड्या की और एक गोली सौत्या के कंधे पर लगी। सौत्या का बहुत ज्यादा खून बह चुका था। भागने की उसकी रफ्तार धीमी पड़ रही थी। आखिर वो एक दीवार के पीछे जाकर रुक गया। सौत्या ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दीवार के पीछे से ही सौत्या पंड्या को गालियां दे रहा था। उसने पंड्या को ललकारा कि वो गन फेंक कर उससे मुकाबला करे, लेकिन इन चुनौतियों का पंड्या के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। पंड्या को कन्फर्म हो चुका था कि सौत्या के पास कोई हथियार नहीं है। पंड्या ने सौत्या के सामने जाकर उसके ऊपर गोलियां दागनी शुरू कर दी। सौत्या नीचे गिर चुका था और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। इतनी गोलियां मारने के बावजूद भी पंड्या का दिल भरा नहीं था। पंड्या ने अपना चाकू निकाला। वो सौत्या के करीब गया और उसने सौत्या का गला चीर दिया। कहते हैं कर्मा ऑलवेज कम बैक। जो सौत्या लोगों को मार के उनकी आखिरी सांस तक वहीं रुकता था और उसके मज़े लेता था, अंत में उसके साथ भी वही हुआ। गिरगांव में शुरू हुई उसकी कहानी दुबई में ख़त्म हो चुकी थी। अपराध का रास्ता शुरू में काफ़ी आसान और ग्लैमरस लगता है, लेकिन उसका अंत भयानक ही होता है। जब सौत्या मारा गया तब उसकी उम्र महज 30 साल थी। जिस उम्र में लोग ज़िंदगी का असली मज़ा लेना शुरू करते हैं, उस उम्र में सौत्या ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये कहानी थी एक खूनी दरिंदे की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।